अरे ओ मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनना। अब राजा का बेटा राजा और मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा। अब राजा का बेटा राजा और मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा। अब सिर्फ वही बढ़ेगा जो पढ़ेगा। अब सिर्फ वही बढ़ेगा जो पढ़ेगा। तो आज ही पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपके अपने चैनल फील मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग नई नई चीजें और बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख पाए और पढ़ पाए और आगे बढ़ पाए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। देखो बेटा, हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हमारा जो एनडीए एग्जाम है जो 14 नवंबर को होने वाला है, उसके लिए हमने स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी पार्ट 1। थोड़ा सा डिले हो जाता है एक्चुअली, बट हम लोग जितना कर पाए उतना मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। तो आज हम पार्ट 2 के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन का एक सेट हमने पार्ट 1 में डाला है। मैंने पहले भी कहा था आपको कि क्वेश्चंस के नंबर्स को मत पकड़िए, क्वेश्चंस के साथ जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि हम मैक्सिमम वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाए और आपका काम हो जाए शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत अच्छा। वो अपना यहाँ पे स्ट्रेटेजी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलें और वैसे ही देखते जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके सामने। आप क्वेश्चन नंबर 11 बोल सकते हो, इस सेट का फर्स्ट नंबर बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें डाल देता हूँ। देखें एक बार। 2 numbers are selected from 40 consecutive natural numbers. The probability that sum of digits will be odd is। क्या है क्वेश्चन? हिंदी वालों के लिए भी सुन ले, दोनों लैंग्वेज में मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको दिख रहा होगा डिजिटल बोर्ड है नहीं है, तो अपन टाइपिंग वाला सिस्टम है नहीं, नेचुरलिटी से ही चल रहा है सब कुछ कार्यक्रम। तो आप देखते जाएं और समझते जाएं बात को। 40 प्राकृत संख्या है, क्रमागत है, कोई सी भी हो सकती है। उनमें से आपने 2 नंबर सेलेक्ट किए है ना। उन 2 नंबर्स के सम का ओड होना या विषम होना, जब उनको योग किया जाए दोनों नंबर का, तो उनके विषम होने की प्रयोजकता क्या है ये आपको बतानी है। सबसे पहली बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब भी सेलेक्टेड वर्ड है तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, पीएनसी का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। और पीएनसी के लिए हम बात अच्छे से कर चुके हैं कि आप अगर पीएनसी की बात करते हो प्रोबेबिलिटी में, तो आपको सबसे पहला काम ये करना होता है कि आप जो सैंपल स्पेस है, प्रतिदर समष्टि या कुल स्थितियां, वो डायरेक्ट विदाउट रिस्ट्रिक्शन देखते हो। मतलब कि 40 में से कितने नंबर लेने हैं? 2, यानी कि 40C2। ये मैंने सबसे पहले लिख दिया, हाँ है ना, क्लियर बात है। 40C2 आपका हो गया। अब फेवरेबल केसेस की बात अपन यहाँ करेंगे। देखो एक बार, सम ऑफ डिजिट्स आपको क्या चाहिए? ओड, विषम। क्या चाहिए? विषम। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे 2 नंबर्स बताओ, उनका सम में जब करूं तो ओड है, तो आप बताएं मुझे क्या हो सकते हैं? लाइक 2 4 हो सकते हैं, 6 8 हो सकते हैं, या फिर और बात करें तो 3 5 हो सकते हैं, 7 9 हो सकते हैं। आप ध्यान दे पा रहे हो नहीं, लेकिन मैं आपको जो नंबर्स बोल रहा हूँ वो नंबर्स आइदर इवन और ओड है, या तो दोनों नंबर्स इवन है या दोनों नंबर्स ओड है। तो आपका जो सम है वो सम आपका इवन हो रहा है। 2 4 तो 6, 4 6 तो 10, यानी कि जो भी सम कर रहे हो वो सम आपका इवन नंबर आ रहा है। आपको अगर ओड नंबर चाहिए तो कंपल्सरी है कि 1 नंबर शुड बी इवन एंड 1 नंबर शुड बी ओड। एक नंबर विषम होना चाहिए और एक नंबर आपका सम होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहली बात ये है कि 40 नंबर्स जो है बच्चे, उन 40 नंबर्स में, ये बात अपन कई बार कर चुके हैं, आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। आधे आधे नंबर्स ओड होते हैं और आधे नंबर्स इवन होते हैं। तो ओड हो गए 20 और 20 आपके क्या हो गए? इवन, सम और विषम। यस और नो? अब देखिए मेरी बात समझे, एक नंबर आप ओड में से ले लीजिए और एक नंबर आप इवन में से ले लीजिए। तो ये कंफर्म है कि अगर आप 2 नंबर्स लेंगे तो इनका जब सम करोगे तो ये पक्की बात है, 100% श्योर है हम लोग कि इनका जो सम है वो आपका ओड नंबर आएगा, विषम संख्या आएगी। तो 20 में से एक सेलेक्ट करना है, इट मींस 20C1, और फिर वापस से काम पूरा नहीं हुआ तो 20 में से ओड में से एक ले लिया, इवन में से एक ले लिया। ये आपके फेवरेबल केसेस हैं। बस आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो 20C1 means 20 and C1, 20C1 मतलब अगेन 20, और 40C2 को आप रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, 40 into 39 divided by 2 factorial। यही तो होगा। NCR आता है बेटा अपने को पूरा 38 फैक्टोरियल कट गया और R फैक्टोरियल पे 2 फैक्टोरियल का 2 बच गया। ये 20 और 20 से 20 कट, यानी कि फाइनली प्रोबेबिलिटी विल बी 20/39। ये आपकी प्रायिकता का आंसर होगा 20/39। शॉर्ट एंड स्वीट बात ये है, 40 में से 2 नंबर सेलेक्ट किए, विदाउट रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो सैंपल स्पेस प्रतिदर समष्टि मिल जाती है। आपको क्वेश्चन कहता है कि जब ये 2 नंबर से उनका सम करें तो सम करने पर आपको जो है ओड मिलना चाहिए।
ऑड मिलने के लिए कंपल्सरी बात है कि वन नंबर शुड बी इवन एंड वन नंबर शुड बी ऑड। तो 20 आधे आधे कर लिए अपन ने, 20 नंबर ऑड होते 20 नंबर इवन होते, 20 में से एक नंबर ले लिया, 20 में से एक नंबर ले लिया। ये फेवरेबल केसेस, ये टोटल केसेस। तो आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा 20/39। एक बार स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड नंबर क्वेश्चन। 5 horses are in race. Mr. Vipin selected 2 horses and bets on them. Find probability that Mr. Vipin selected the winning horse. किसी रेस में या दौड़ में 5 घोड़े हैं, उनमें से कोई व्यक्ति है विपिन, उसने 2 हॉर्सेस सेलेक्ट किए। तो आपको ये बताना है कि जो 2 हॉर्स उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, उनमें जो उन्होंने हॉर्स सेलेक्ट किया है वो हॉर्स जो है विनिंग हॉर्स है, यानी कि वो जो 2 घोड़े हैं उनमें से एक घोड़ा उन्होंने जो चूज किया है वो जीतने वाला घोड़ा उन्होंने चूज कर लिया है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, आप समझे मेरी बात। टोटल हॉर्सेस आर 5। 2 मेथड से आप इसको कर सकते हैं, समझने की कोशिश करना। 5 हॉर्सेस हैं, तो एक तो अपन कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, सेलेक्ट वेलेक्ट की बात चल रही तो 5C2 आप लिख दोगे नीचे। अदरवाइज आप ये भी देख सकते हैं कि ये पक्की बात है, ये 5 हॉर्सेस अगर दौड़ते हैं दौड़ में तो 4 हारेंगे और एक जीतेगा। दिस विल बी विन, this horse will be win or this horse will these horses will lose the game। ये हारेंगे है ना, सीधी सी बात है। तो 4 हारेंगे और एक जीतेगा, 4 हारेंगे और एक जीतेगा, 4 हारेंगे और एक जीतेगा, ध्यान रखना। तो आप ये कर सकते हैं क्या कि यार मैं ये देख लूं कि उन्होंने लूजिंग वाले हॉर्स अगर लिए हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समझना मेरी बात। वो उन्होंने, फिर मैं क्या करूंगा, वही जो करते हुए हैं कि 1 में से मैं जो लूज कर रहे हैं उनका वो प्रोबेबिलिटी आप माइनस कर दो। कैसे करोगे, पहले बात समझे। अगर मैं कहूँ उन्होंने लूजिंग हॉर्स लिए हैं दोनों, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 4 में से वो एक हॉर्स लेंगे, यानी कि 4/5। अभी उनको एक हॉर्स होल्ड लेना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगी, पहले वाले को ले लिया तो ले लिया, दूसरे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये फर्क जरूर पड़ेगा इंडिपेंडेंट केस, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट नहीं सॉरी डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। डिपेंडेंट कैसे हैं कि एक हॉर्स अगर यहाँ से ले चुके हैं तो सेकेंडली आपके पास जो ऑप्शन है वो 3 है, लूजिंग ही हॉर्स उनको लेना है, हारा हुआ ही वो ले लें घोड़ा। तो उसके लिए 3 हॉर्स रह गए जो हारेंगे, और टोटल हॉर्सेस कितने हैं 4। तो आप देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी अगर आप बात करते हो किसकी, लूजिंग हॉर्स चूज करने की, वो 3/5 है। आपको विनिंग हॉर्स निकालना है, तो विनिंग हॉर्स के लिए आप क्या लिख सकते हो, 1 - 3/5 इट विल बी 2/5। 1 - 3/5 इट विल बी 2/5। लेकिन ये गलती नहीं करनी बेटा, ये कई बच्चे इसको इस तरह से पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं वो कि 2 लेने थे हॉर्सेस, 2 हॉर्सेस लिए हैं, जीतने वाले लिए तो 2 ऊपर 5 नीचे, टोटल हॉर्सेस 5 हैं, तो 2 हॉर्सेस ऊपर और 5 हॉर्सेस नीचे। ऐसा नहीं है, ये आपने इस तरह से निकाल रहे हो आप, तो वो आ रहा है। ये रैंडम इंसिडेंट मान सकते हो कि 1 में से अपन ने 3/5 को माइनस किया तो 2/5 आ गया, समझ रहे मेरी बात। बट ये कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे ये कोई फिक्स नहीं था यहाँ 2 ही आएगा, ये 2 हॉर्सेस की वजह से 2 नहीं आ रहा है, ये 2 कैलकुलेशन की वजह से है। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे। सेकेंडली आपको कि सम तो पीएनसी से करना है, बहुत अच्छी बात है, पीएनसी से करो। सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालोगे, सैंपल स्पेस मैंने कहा विदाउट रिस्ट्रिक्शन, 5 में से कितने हॉर्सेस लेने हैं, 2 हॉर्सेस लेने हैं, तो 5 सीखोगे। अब देखो विनिंग हॉर्स लेने के लिए मैं क्या करूं, विनिंग हॉर्स एक होगा तो एक में से मैं क्या कर दूं, वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं, तो लूजिंग हॉर्सेस लेने की 4 में से 2 हॉर्सेस जो है वो चूज कर रहे हैं। लूजिंग हॉर्स कितने हैं 4, और विनिंग हॉर्स कितना है एक ही जीतेगा भाई रेस में, तो 4 में से 2 को सेलेक्ट करवा दिया। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 में से 2 को इन्होंने सेलेक्ट किया, ये 1 तो टोटल प्रोबेबिलिटी 4C2/5C2 सोल्व कर सकते हो आप। 1 - 4C2 इज नथिंग बट 6 एंड 5C2 इज 10। सोल्व करके देखिएगा कि वापस से आपको वही मिलेगा, 1 - 3/5 इज नथिंग बट 2/5। तो आपको जो कंफर्टेबल लगता है, जिस तरह से आप सवाल को समझ पाते हैं उस वे में आप कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्टली कर लें, बट फिर वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 2/5 आप आंसर देख के या फिर यहाँ पे भी सॉल्यूशन आया उससे ये नहीं पकड़ोगे कि 2 हॉर्सेस थे वो ले लिए और 5 हॉर्सेस नीचे से 2/5 प्रोबेबिलिटी हो गई, ऐसे नहीं हो रही है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हो, लूजिंग वालों को माइनस कर रहे हो 1 में से, तो आपको 2/5 आंसर मिल रहा है। यस और नो, एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, देखिएगा एक बार। 2 numbers are selected from set s equal to 1 2 3 4 5 6। Find probability that minimum of 2 numbers is less than 4। आपने जो 2 नंबर सेलेक्ट किए हैं
उनमें आपको बताना है इस साइड से इस समुच्चय से आपने दो नंबर सेलेक्ट किए हैं, उन नंबर्स में जो नंबर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो लेस देन 4 होने चाहिए, दोनों में से कोई सा भी नंबर हो। तो आप सीधा सा क्या करो, सबसे पहले बात समझो, इसकी टोटल अरेंजमेंट्स की बात करें या फिर आप सीधी सी बात है दो नंबर्स आपको सेलेक्ट करने हैं, तो आप लिख सकते हो 6C2, ये तो हो गया आपका S प्रतिदर समष्टि। अब दोनों नंबर जो है वो लेस देन 4 हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, बात समझना मेरी एक बार। अब या तो ये करो कि टोटल केसेस जो है टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होगी, उस 1 में से क्या कर दो, वो केसेस माइनस कर दो जिनमें केवल और केवल ये आपने लिया है, मतलब आप ये चाहते हो केवल 3 में से कोई सा भी नंबर सेलेक्ट नहीं करो, ना 4 में से, ना 5 में से, ना 6 में से, तो वो केसेस माइनस कर दो। 3C2 डिवाइडेड बाय 6C2, देखें एक बार कैलकुलेट करके क्या बन रहा है, 1 माइनस NCN माइनस 1 इज 3 और 6C2 की वैल्यू जाएगी आपके 15, 6C2 is 15, कैलकुलेट कर सकते हैं 6C2 हो गया बेटा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो 6 into 5 upon 2, 2 से कट किया तो 3 times 15 आ जाएगा, यानी कि सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 12/15 और आप कट कर लो अगर 3 से तो ये हो गया 4/5। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, 6 में से 2 नंबर लेने से, ठीक है ये बात समझ में आ गई कि 6 में से 2 6C2 हो गया, वो अपन अच्छे समझ चुके हैं सैंपल स्पेस वाली बात। अब बात ये है कि इस क्वेश्चन कहता है कि जो आप 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हो वो मिनिमम लेस देन 4 होना चाहिए, यानी कि दोनों नंबर्स 4 से छोटे नहीं होने चाहिए, मतलब 4 दोनों नंबर 4 से छोटे होने चाहिए। इसका मतलब ना 4 हो सकता है, ना 5 हो सकता है, ना 6 हो सकता है। तो आपने क्या किया, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से वो केसेस माइनस कर दिए जब ये नंबर्स जो आप चूज कर रहे हो वो या तो 4 है, 5 है, 6 है, तो इन 3 में से 2 नंबर्स को चूज कर सकते हो 3C2 वेज में और 6C2 नीचे रहेगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी है कि जो 2 नंबर्स आपने चूज किए हैं वो 4 से बड़े या बराबर हैं, वो 4 के बड़े या बराबर हैं। तो आपने क्या किया, वो केसेस माइनस कर दिए 1 में से जिसमें ये जो 2 नंबर्स थे वो 4 के बराबर या उनसे बड़े थे, तो उससे माइनस किया तो आपको ये मिल गया आंसर आपका कि जो दोनों नंबर्स हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो लेस देन 4 होंगे। ये प्रोबेबिलिटी आपकी है 4/5। क्वेश्चन समझें और अच्छे से एग्जाम में करें, जल्दबाजी नहीं करनी है बेटे। एक बार स्क्रीनशॉट लें फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। देयर आर 3 बॉक्सेस, फर्स्ट कंटेन्स 3 white and 1 black ball, second contains 2 white and 2 black balls and third contains 1 white and 3 black balls. A ball is drawn randomly from the each box. Find probability that 2 balls are white and 1 ball is black. सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है बेटे, इसको अच्छे क्वेश्चन वाली कैटेगरी में लेंगे। 3 बॉक्सेस है बेटे ना, ऐसे बना देता हूँ मैं। फर्स्ट बॉक्स जो है, पहले हिंदी वाले भी सुन ले, फर्स्ट बॉक्स जो है उसमें एक ब्लैक और 2 व्हाइट है ना, 1 ब्लैक बॉल, सॉरी हाँ 1 ब्लैक एंड 3 व्हाइट बॉल्स। सेकंड बॉक्स की बात करोगे तो सेकंड बॉक्स में है बच्चे 2 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, 2 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल्स। थर्ड बॉक्स जो है उसमें है 1 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, 3 ब्लैक एंड 1 व्हाइट। ये क्वेश्चन कहता है कि आपने क्या किया, रैंडमली हर बॉक्स से एक बॉल निकाली। आपको ये बताना है कि जो निकाली गई 3 बॉल्स हैं वो 3 बॉल्स, 3 बॉक्स से तो 3 बॉल्स निकलेंगी, उन 3 बॉल्स में 2 बॉल्स व्हाइट हैं और 1 बॉल आपकी ब्लैक है। तो देखो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, आप मुझे बताइए एक बार, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या आप सोच सकते हैं। मैं तो यही सोचूंगा कि भाई यार हो सकता है 2 व्हाइट है और 1 ब्लैक है, तो हो सकता है इन दोनों से व्हाइट निकाल लें और हो सकता है इससे ब्लैक निकाल लें। देखो क्या क्या हो सकता है बेटा, समझना। फर्स्ट बॉक्स से व्हाइट, 2 व्हाइट चाहिए आपको, 2 बॉल्स आर व्हाइट एंड 1 बॉल इज ब्लैक। तो आप क्या करो, ये कह सकते हो कि फर्स्ट से व्हाइट निकाल लें, सेकंड से व्हाइट निकाल लें और थर्ड से ब्लैक निकाल लें। ऐसा हो सकता है 2 ब्लैक चाहिए, 2 व्हाइट चाहिए और 1 ब्लैक चाहिए, या फिर ऐसा हो सकता था पहले से व्हाइट, दूसरे से ब्लैक और थर्ड से वापस व्हाइट निकाल लें। सही बात है। और एक केस बन सकता है कि पहले से ब्लैक और बाद वाले दोनों बॉक्सेस से व्हाइट बॉल निकाल लें। तो मेरे अकॉर्डिंग तीनों केसेस बन सकते हैं, पहले से व्हाइट, दूसरे से व्हाइट, तीसरे से ब्लैक, पहले से व्हाइट, दूसरे से ब्लैक, तीसरे से व्हाइट, पहले से ब्लैक, दोनों से, बाद वालों से व्हाइट। तो देखो इनकी प्रोबेबिलिटी का आप लिख सकते हो। पहले बॉक्स से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे, फर्स्ट बॉक्स से ड्रॉइंग व्हाइट बॉल,
इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी पता है? व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे? फर्स्ट बॉक्स से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/4 मल्टीप्लाई बाय सेकंड बॉक्स से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2/2, ठीक है। नेक्स्ट वन, थर्ड बॉक्स से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/4, ये लो, तो ये तो हो गया आपका 9/4। आगे सेकंड केस लिखता हूँ मैं, देखो सेकंड केस क्या है, फर्स्ट से व्हाइट, ठीक है, चलेगा 3/4, और सेकंड से ब्लैक 2/2 चलेगा, थर्ड से व्हाइट, तो थर्ड से व्हाइट का मतलब 1/4, प्लस लास्ट केस फर्स्ट से ब्लैक बॉल 1/4, ठीक है, इनटू सेकंड से व्हाइट बॉल 2/2, ठीक है, और थर्ड से व्हाइट बॉल 1/4, ये लो जी। तब सीधा सा 2/2 सब में आ रहा है, तो 2/2 तो हट गया। नीचे एलसीएम देखो आप ध्यान से, नीचे इसका एलसीएम देखना बेटा 16 आ रहा है, नीचे 4 4 4 4 4 4, 2 से 2 कट, 2 से 2 कट, 2 से 2 कट, फाइनली इधर क्या क्या बच रहा है, 2 तो चला गया, 3 3 9 और 3 1 3, और लास्ट वाला 1, 9 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 13/60। अगर क्वेश्चन सही समझ पाते हैं तो क्वेश्चन बहुत आंसर बहुत इजी हो जाता है बच्चे। और अगर बात ही समझ में नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तीनों केसेस आपके माइंड में स्ट्राइक कर गए अगर, तो आप क्वेश्चन को तुरंत बना दोगे, और अगर स्ट्राइक नहीं करते हैं तो फिर अपना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो आप ये बात समझे अच्छे से और इसको नोट करें, एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए बेटा एक बार स्क्रीनशॉट लेने से पहले देयर इज स्लाइट मिस्टेक, हमने जल्दबाजी में मिस्टेक की। क्या मिस्टेक है देखो, यहाँ पे जब अपन फर्स्ट केस ले रहे थे, फर्स्ट से व्हाइट सेकंड से व्हाइट लेंगे तो यहाँ 2/4 करेंगे, जहाँ पे 2/2 है वहाँ पे सब जगह पे आप 2/4 कर लीजिएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई 2/4, तो आपको सीधा सा एलसीएम जो है बेटे यहाँ से 16 की बजाय आप एलसीएम ले लें 64। देखें एक बार ध्यान से, एलसीएम जो है 4 4 जो 16 4 64, तो 64 आएगा, तो 64 एलसीएम तो 3 2 63 18 प्लस देखो आगे 3 2 6 प्लस 2 2 1 2, तो हो गया आपका 26। तो 26/64 2 से कट करोगे तो 13/32 आएगा। 13/16 आ रहा था अपना लास्ट टाइम, उसका रीजन ये था कि ये अपन जल्दबाजी में 2/2 लिख दिया था, 2/4 यहाँ पे बोल सकेंगे ना। आप स्क्रीनशॉट लें और नोट करें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लेट A and B are two events such that PA union bar equal to 1/6 and PA intersection B equal to 1/4 and PA bar equal to 1/4, then events A and B are। तो आपको बताना है, हिंदी में अगर बात करें तो दो घटनाएं A और B इस प्रकार है कि उनकी इस वैल्यू की, इसकी वैल्यू 1/6 है, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 1/4 है और A बार की वैल्यू 1/4 है ना। तो आपको बताना है कि A और B किस तरह की घटना है। A and B आर इवेंट्स आर, वो ऑप्शंस हैं आपके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, स्वतंत्र घटनाएं, परस्पर अपवर्ती घटनाएं, निशेषी घटनाएं, किस तरह की घटनाएं हैं। तो आपको तो मैं बताता हूँ, देखो क्वेश्चन के साथ साथ बात भी करेंगे। सबसे पहले जो डेटा गिवन है उनकी बात कर लें। PA यूनियन B बार, ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो A यूनियन B दे रखा है, तो सॉरी ये मतलब ये मैं लिखना चाह रहा हूँ कि आपको ये गिवन है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, होना प्लस नहीं होना इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस नहीं होना, तो होने की आपको मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/6 इज नथिंग बट 5/6। ठीक बात है। एक आपको गिवन है बच्चे PA बार गिवन है, तो PA बार अगर 1/4 है तो P अगर आप निकालना चाहते हो तो 3/4 हो जाएगा, 1 माइनस 1/4। अब देखो PB और निकाल ले अगर हम, तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे है कि हम कंपेयर कर पाएंगे कि किस तरह की इवेंट्स आपको गिवन है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे बात करें कि PA यूनियन B का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। PA यूनियन B कैन बी रिटन एज PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। सारी वैल्यूज रख देता हूँ। PA यूनियन B is 5/6, okay, PA is 3/4, PB you have to find and PA intersection B is 1/4। तो फाइनली PB आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो हो जाएगा, देखो माइनस 1/4 का मतलब 1/2, तो 5/6 माइनस 1/2, एलसीएम लिया 6, 5 से 5 माइनस 2 3 6, यानी कि फाइनली 2/6।
और 2/6 इज नथिंग बट 1/3। 2/6 इज नथिंग बट 1/3। अब आप ध्यान से देखें कि अगर आप ये इंटरसेक्शन बी जो है उसकी वैल्यू 1/4 लिखते हो तो ये जो 1/4 वैल्यू है वो PA इंटू PB करने से भी आ रही है। PB 1/3 है और PA जो है बेटा वो PA आपका 3/4 है। तो अगर आप यहाँ लिखते हैं कि PA इंटू PB भी मैं करता हूँ अगर तो PA इंटू PB यू विल गेट 3/4 इंटू 1/3 तो इट विल बी 1/4। 3 से 3 कट जाएगा तो PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB। ये कंडीशन आपकी होती है बच्चे फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र घटनाओं के लिए। इस टाइप का सवाल भी पूछा जाता है जनरली अपने एंड एग्जाम में। ये डेटा देके और आपसे चेक करवाया जाता है कि किस तरह की घटनाएं हो सकती है कि किस तरह की इवेंट्स हो सकती है। तो आप इनको कहोगे इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र घटनाएं। और ये बात थोड़ी सी मैं रिकॉल करवा दूं, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात हो रही है, परस्पर अपवर्ती घटना होगी तो वो लिखी जाती है PA intersection B is given by 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए PA intersection B की वैल्यू क्या होती है 0। और फॉर एग्जॉस्टिव इवेंट्स निश्चयी घटनाओं के लिए सारी जितने भी इवेंट्स हैं उनका सम सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है उसके बराबर होना चाहिए। तो मेनली अपना सवाल जो था उसका आंसर अपना ये है, घटनाएं जो है इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होगी बिकॉज PA intersection B is nothing but PA into PB। ठीक बात है, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे बढ़ते। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, if 10 bulbs in set of 100 bulbs are fused then probability that number of bulb in sample of 5 is fused will be। मतलब 100 bulbs हैं, 100 bulbs में से 10 bulbs की बात आपको करनी है और इन 10 bulbs में भी जो 5 bulbs हैं उन bulbs का जो सैंपल है उस सैंपल में एक भी बल्ब फ्यूज नहीं है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टोटल 100 बल्ब्स हैं तो सारा जो सैंपल स्पेस है टोटल इवेंट्स जो रहेगी वो 100 ही रहेगी। अभी एक बार समझने की कोशिश करना, अगर आप बात करें कि 10 बल्ब्स आप लेना चाह रहे हो और 10 बल्ब्स के बल्ब्स जो है फ्यूज है ये ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, सीधी सी बात है आपको 10 बल्ब्स की बात करनी है आउट ऑफ 100 बल्ब्स शुरुआत में, लेकिन उसके बाद भी आपको फिर 5 बल्ब्स की बात करनी है। मैं आपको समझाता हूँ, बात समझना। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 10 बल्ब्स फ्यूज हैं आउट ऑफ 100 तो आप कहो कि फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी कि बल्ब मैंने लिया और बल्ब के फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 10 फेवरेबल केसेस अपॉन 100 टोटल केसेस यानी कि 1/10 जो है किसी बल्ब के फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी है। और उस बल्ब के फ्यूज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर आप कह सकते हो 1 - 1/10 इट विल बी 9/10। यही बात है, अरे ये सुनो हाँ या नहीं, समझ रहे हैं क्या मेरी बात, कि ये जो प्रोबेबिलिटी आपकी होगी इस प्रोबेबिलिटी में आप सीधी सी बात ये है कि आपको केवल और केवल यही देखना होगा कि कितने आपके पास जो है बल्ब्स हैं वो फ्यूज हैं या नहीं है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये बात ध्यान से देखें आप, यहाँ पे आप जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर मैं 5 बल्ब लेता हूँ, 9 बल्ब सैंपल ऑफ 5 इज फ्यूज विल बी, तो आपको बताना है कि 10 बल्ब जो है फ्यूज हैं लेकिन सैंपल ऑफ 5 में कोई सा भी बल्ब जो है फ्यूज नहीं हो, तो आप सीधी सी बात आप ये देख चुके हो कि 1/10 में तो बल्ब फ्यूज होता है, 9/10 में बल्ब फ्यूज नहीं होता है। तो मैं क्या करूँ सीधा सा कि मुझे पता है कि मैं मान लूँ कि अगर मैं बर्नौलीज ट्रायल्स लगाता हूँ तो मैं समझ चुका हूँ ये बात कि मेरे जो नंबर ऑफ इवेंट्स है वो 5 है एक तरह से, कि 5 बल्ब मेरे को लेने हैं। तो 5 बल्ब अगर मैं लूँ और पांचों के पांचों बल्ब जो है फ्यूज नहीं हो तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, NCR और फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी की पावर 0 और फ्यूज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी की पावर 5, एक लिखोगे P टू दी पावर n - r इक्वल इनटू Q टू दी पावर r। तो P टू दी पावर r 0 हो तो आप कह सकते हो 5C5, P का मतलब हो गया 1/10 की पावर 0 और Q टू दी पावर 5 का मतलब हो गया 9/10 टू दी पावर 5। ये 1 और LCM इज आल्सो 1 यानी फाइनली आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/10 टू दी पावर 5। यस और नो। अब कंफ्यूजन क्या है, क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ पर्टिकुलरली, ये बात मैं आपको बता दूं, कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, अरे यार ये 10 बल्ब्स हैं और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं 5 बल्ब्स की कर रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स को 10 काउंट करने, ये 10 आपको इसलिए दिया गया है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की बात करें। सक्सेस का मतलब बल्ब का फ्यूज होना और फेलियर का मतलब मैं कहता हूँ कि बल्ब का फ्यूज नहीं होना, ये मान के चले पर। तो यहाँ से आपको केवल और केवल ये डेटा लेना था कि P क्या होगा और Q क्या होगा, फिर उसके बाद आपका काम 5 ही बल्ब का है, सैंपल ऑफ 5 साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप 5 बल्ब्स की ही बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो आपने 5 बल्ब्स की बात की तो उसमें जो है एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 9/10 टू द पावर 5 होगी। यस और नो।
समझ रहे हैं? एक बार नोट करें फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, a box contains 3 white and 2 red balls. If first drawing ball is not replaced, find probability that second drawing ball will be red. बात समझने की कोशिश करें। एक बॉक्स है बच्चे, उस बॉक्स में आपके पास क्या क्या है? एक तो 3 white balls हैं, ओके, और 2 red balls हैं, ठीक बात। एक बॉल यहाँ से रैंडमली ड्रॉ की गई और इसको रिप्लेस की गई, और ना ही इसका कलर आपको मेंशन है कि इसका कोई कलर है, ये निकाला है। इसको रिप्लेस करने के बाद जब आपने सेकंड बॉल को ड्रॉ किया तो आपको बताना है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड ड्राइंग बॉल इज रेड, लाल कलर की ये सेकंड बॉल हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेकिन हमें इसका कलर नहीं पता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मेरी बात समझे कि फर्स्ट बॉल हो सकता था व्हाइट हो और फर्स्ट बॉल हो सकता है रेड हो, दोनों केसेस होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपसे यार मुझे 2 बॉल्स लेनी थी, तो मैं ये कैसे दे रहा हूँ, देखना कि फर्स्ट बॉल व्हाइट भी हो सकती थी तो व्हाइट ले ली तो सेकंड बॉल रेड होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी देख लें। या फिर मैं ये बात कर लूं कि फर्स्ट बॉल रेड थी और सेकंड बॉल भी रेड हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो ये आप कर लें बात, और दोनों इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। आप कह सकते हो कि मैं एक ही बात में बात करूं तो फर्स्ट बॉल जब आपने ड्रॉ करी है उसकी व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 3/5, करेक्ट और नो? अगर ये 3/5 है तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे? रेड बॉल होने के लिए आप कह सकते हो ऐसी कोई कि 2/4, एक बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट चल रहा है ना, इसलिए 2 रेड है, 4 टोटल बॉल्स। सेकंड केस, फर्स्ट बॉल रेड, इट मींस 2/5, और इसको रिप्लेस नहीं किया तो सेकंड बॉल को रेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। नीचे तो 20 रहेगा, ऊपर 8 के 6 + 2 8/20, और 8/20 को आप कट करके लिख सकते हैं 4 से कट करोगे तो 2/5, 4 से कट करोगे तो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी 2/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। यस और नो? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं? पहले बताएं। बात समझे, केवल क्वेश्चन बहुत इजी है और कभी कभार हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि केवल पढ़ने की वजह से ऐसा होता है कि जल्दबाजी में क्वेश्चन को कुछ लोग इनमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो क्वेश्चन ही नहीं है भाई, कोई बात ही नहीं है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसी कि आप जबरदस्ती इवेंट्स बनाए कर सकते हैं। ये भी मैं इसमें एक इवेंट ले लूं ए और एक इवेंट ले लूं बी, और ये कहूं कि इवेंट बी इज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब व्हाइट बॉल हो चुकी है तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्यों हम ऐसा करेंगे नहीं, हमें डायरेक्टली पता है, हम डायरेक्टली कर लेंगे। यस और नो? एक केस ले लिया मैंने कि पहली बॉल व्हाइट हो सकती थी और दूसरी और हो सकता था कि पहली बॉल रेड हो सकती थी, सेकंड बॉल तो आपको पता नहीं कि रेड होगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली। यस और नो? अरे ठीक बात है क्या बेटा? यस और नो? ठीक है, ओके। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे करते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं बार बार बेटे, रिपीट होता रहता है इंडी के एग्जाम में अपना ये, तो ध्यान से देखें। इन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इफ मीन इज 10 एंड वेरिएंस इज 8, फाइंड नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये बात समझे आप अच्छे से। पहली बात, कोई सा भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपको एक तरीके का क्वेश्चन मिलेगा 100%, मतलब हर सेट में मिल जाएगा आपको, ये लगभग एक आधी बार वो छोड़ते हैं फिर वापस से रिपीट कर देते हैं। एक सेकंड होता है कि कोई सा भी आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक मैं इसे बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा, पी और यहाँ लिख देता हूँ xi, जैसे कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 अप टू xn और y1 y2 y3 अप टू yn, या फिर आप इनको नाम दो p1 p2 p3 अप टू pn। तो ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आप यहाँ लिखोगे, एक तो कोई सी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और सेकंड बात प्रोबेबिलिटीज का, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो 1 होना चाहिए। ये इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कहीं x डाल देते हैं और पूछ लिया जाता है कि इनमें से क्या होगा, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन राइट है या नहीं है, इस तरह की बात वो करते हैं। सेकंड, इसके लिए ध्यान रखोगे जो आपका क्वेश्चन है, मीन जो होता है माध्य, ये माध्य है बच्चे, किसी प्रायिकता वितरण में माध्य, और वेरिएंस प्रसरण है ना भाई, तो प्रसरण होता है आपका सिग्मा स्क्वायर और म्यू होता है मीन माध्य। तो म्यू जो होता है वो तो होता है एनपी, और सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो होता है बच्चे एनपी। तो एक बात ध्यान रखोगे, कई बार वो सिग्मा देते हैं, सिग्मा क्या होता है आपका मानक विचलन, सिग्मा क्या होता है बच्चे मानक विचलन। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन यही पूछने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई टेबल बना के और आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे कैलकुलेट करवाएंगे, उनके पास अलग से चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, तो उनको करवाना होगा तो वहाँ पे कैलकुलेट करवाएंगे। यहाँ से प्रोबेबिलिटी वाले केस में आपसे कैलकुलेट नहीं करवाया जाएगा, आपसे वो यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करके और यही पूछा जाता है। तो देखें एक बार, दोनों की वैल्यूज आपके पास है,
म्यू इज 10, तो 10 इक्वल टू NP और सिग्मा स्क्वायर इज NP क्यूब, यानी कि 8 इक्वल टू NP क्यूब। यू हैव टू फाइंड two values from here. One is probability of success, it means P, and one is number of trials. तो दोनों आप निकाल सकते हो, दो इक्वेशन दोनों पे तो करते हुए हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इनको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो 10/8 will be equal to 1/q। ठीक भाई, तो q will be equal to, देखें this is 5, this is 4, इसको उल्टा करोगे तो 4/5, और q अगर 4/5 है, it means p is equal to 1 minus 4/5 is nothing but 1/5। तो p की वैल्यू कितनी हो गई है, 1/5। p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बर्नौलीज ट्रायल्स में अपन बोलते हैं। तो एक आंसर आपका आ चुका है। सेकंड, नंबर ऑफ ट्रायल्स यू हैव टू फाइंड। नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए क्या करोगे, क्या कर दूं, यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ p को। ये तो बहुत इजी बात होगी, मेन बात ये पता होती तो सब काम आप कर सकते हो, बचपन से ही कर रहे हैं। दो इक्वेशन से दो वैल्यूज निकालना अपने को आता है। n की जगह n, p की जगह 1/5, इसको रिप्लेस करोगे तो n will be equal to 50। लो जी, n will be equal to 50। यस और नो, हाँ या नहीं। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आपकी 50 हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी 1/5 हो जाएगी। यस और नो, ठीक है बेटे। तो ये ध्यान रखना है। तो म्यू क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, म्यू की वैल्यू NP होती है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू NP की होती है। इसमें वो कैसे भी डेटा आपको घुमा के दे, फिराए, इधर उधर करे, इसकी वैल्यू दे दे, उसकी वैल्यू दे दे, आपको मैं सारी बात बता चुका हूँ। आपको केवल मैथमेटिकली कैलकुलेट करना होगा, अगर आपको ये दोनों चीजें पता होगी तो। यस और नो, हल्के में नहीं लेना बेटा। हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली कह रहा हूं मैं कि इस बार ही आ जाए, वापस से पूछ लें तो कभी भी पूछते हैं इसको, तो आपको बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन है, आराम से कर पाएंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, देखते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग्स एंड इट इज वाइट, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग टू। देखो दो बैग्स हैं आपके पास, 2 वाइट 3 ब्लैक, 4 वाइट 5 ब्लैक, दो बैग्स हैं। इनमें से आपने एक बॉल ड्रॉ किए हैं, तो आपको बताना है कि वो बॉल, ऑलरेडी आपको ये भी पता है कि वो बॉल व्हाइट बॉल आई है, तो आपको ये बताना है कि वो सेकंड बैग से या बी बैग से जो है ड्रॉ की गई है। अब ये बात आप लोगों ने अगर पढ़ी है बच्चे, तो आप इंस्टेंटली जो है आपको ये माइंड में स्ट्राइक करेगा कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। और नहीं कर रहा है तो आपसे आगे से करना चाहिए। ये रिवर्स हो गया बेटा, इसको बोलते हैं बेस थ्योरम भी बोल सकते हो, और इसको बोला जाता है रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और इसका मीनिंग क्या होता है वो समझे आप एक बार, व्युत्क्रम प्रायिकता नियम। और रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम इसलिए बोलते हैं कि आप जनरली जो भी क्वेश्चन करेंगे, इससे जस्ट पहले होता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, कुल प्रायिकता नियम। उसमें क्या होता है, बच्चे वो आपसे कहेंगे कि वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ व्हाइट बॉल। जो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो व्हाइट ऑलरेडी है, आपको ये बताना है कि वो सेकंड बैग से निकाली गई। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन क्या फ्रेमिंग हुई है कि वो आपको कह रहे हैं ऑलरेडी कि व्हाइट बॉल ड्रॉ की गई है, और आपको बताना है कि वो सेकंड बैग से ड्रॉ की गई है, बी बैग से ड्रॉ की गई। तो उल्टी बात हो गई क्या, अरे हो या नहीं हुई। पहली बात तो ये है कि आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि बॉल इज व्हाइट, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बॉल सफेद है, इसकी प्रायिकता क्या है। और अभी आपको प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि बॉल तो व्हाइट है लेकिन वो सेकंड बैग से या बी बैग से ड्रॉ की गई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये बात अपन यहाँ पे कर रहे हैं। आप देखें ये बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है बच्चे, और इसके अकॉर्डिंग इसको तो आप इवेंट ए ले लें बैग ए को, और बैग बी को आप इवेंट बी ले लें। आप समझे, यू हैव टू फाइंड दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लगाओ कि व्हाइट बॉल, समझना मेरी बात बच्चे, व्हाइट बॉल ड्रॉ की गई है और ये बैग बी से ड्रॉ की गई है, ये आपको बताना है। व्हाइट बॉल की इवेंट हो चुकी है, इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और मैं इसको जब लिखूंगा तो आई विल राइट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन व्हाइट, बी इज बैग बी एंड डब्ल्यू फॉर व्हाइट बॉल, है ना। और नीचे मैं लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल फ्रॉम द बैग्स। ये टोटल व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी। उसको आप क्या लिखोगे कि व्हाइट बॉल, अगर मैं बैग ए को सेलेक्ट करता हूं, फिर बैग से व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस अगर मैं बैग बी को सेलेक्ट करता हूं फिर व्हाइट बॉल की होने की प्रोबेबिलिटी। बट ऊपर आप देखें इसको लिखा जाएगा कैसे, इसको मैं साइड में पहले आपको बताता हूं। वाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन डब्ल्यू, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखा जाएगा, सॉरी बी अपॉन डब्ल्यू बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा है आपने, बी इंटरसेक्शन डब्ल्यू, है ना। देखो एक बार, तो मैं आपसे कहता कि भाई डब्ल्यू और बी बैग मैंने सेलेक्ट किया है, तो आप क्या लिखते हैं, बी इंटरसेक्शन डब्ल्यू divided by probability of B. So you can write as B intersection W is equal to PB into PW upon B. PB into PW upon B. ध्यान से देखें, PB
इंटरसेक्शन W को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि W अपॉन B इंटू PB, जो ऑलरेडी मैं यहाँ नीचे लिख चुका हूँ। तो आप क्या लिखोगे, PB इंटू P W अपॉन B। ये मेहनत मुझे इसलिए करनी पड़ रही है, लिखना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि टोटल केसेस नीचे लेने और ऊपर मुझे वो केसेस लेने जो फेवरेबल है। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझना है बेटा, अच्छे से समझना है और पी जाना है बोल के ना बात को, ताकि आप डायरेक्टली जो है लिखेंगे नहीं और डायरेक्ट आप परफॉर्म करें एग्जाम में। पहली बात, बैग बी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आप समझे। बी होने के बाद बी बैग आपने सेलेक्ट कर लिया है, उसमें से वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि 4/9। 4 इज फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस 9। आगे है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि बैग ए को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/2। ए सेलेक्ट हो चुका है तो वाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी इज 2/5। आगे बढ़े प्लस 1/2 एंड सेकंड बैग से वाइट बॉल वापस वही सेम कहानी 4/9 कि भाई। तो नीचे एलसीएम मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हें भी दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो एक बार यहाँ कर लेते हैं उसको। तो 2/9 और नीचे जो एलसीएम है वो 259 होगा, तो मैं उसको पलट दूंगा ऊपर जाके, या फिर आप सीधा लिखें 4/18 तो ऊपर है और नीचे से आपका आने वाला है। देखो बच्चे नीचे से क्या आ जाएगा, नीचे से आप ले लीजिए 259 ऊपर, 2 इंटू 5 इंटू 9 ये मैंने ले लिया है। अब क्या क्या रहा, 9 2 18 ठीक है, प्लस और उधर आपका 2 और 9 तो कट जाएंगे, 5 से 40 20 ओके। कट कर लीजिए, कट रहा है 18 से 18 कट, ठीक बात है। इधर हो गया आपका 20 डिवाइडेड बाय 38 ओके। 2 से फिर कट हो रहा है 10 डिवाइडेड बाय 19। This is your final probability that the drawn ball is white and it is drawn from the bag B or bag second. Yes or no? This is called as reverse probability theorem, Whitcomb-Wright का नियम, और आप कह सकते हो ऐसी कोई बेस थ्योरम। एक बार स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the odds in against of an event is 3/5. Find probability in favor of event. किसी घटना के विपक्ष किसी घटना के विपक्ष में संयुगानुपात 3:5 है, तो घटना के पक्ष में प्रायिकता क्या होगी? आप बात समझे? मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूँ बच्चे, ऑड्स का मतलब है संयुगानुपात। मैं आपको यहाँ पे ले जाना चाह रहा हूँ ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट में। इसको बात समझ लें, आपके सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है और कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी की जो बात कर रहे हैं उसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। तो आप इसमें समझ लें कि ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट क्या होता है। देखो कोई इवेंट है ये बच्चे, और मैं कहता हूँ इसके फेवर में या पक्ष में, फेवर में शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप समझते जाना। पक्ष में जो इवेंट्स हैं वो m है और अगेंस्ट में जो इवेंट्स हैं, विपक्ष में जो इवेंट्स हैं वो n है बेटा, है ना। विपक्ष में जो इवेंट्स हैं वो कितनी है, n है। तो आप क्या कहेंगे कि एक तो मैं बात करूं ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर पक्ष में संयुगानुपात, पक्ष में संयुगानुपात। राइटिंग को मत देखना बच्चे, आप मेरी वॉइस सुनना बस अच्छे से, आपको बात समझ में जाएगी। पक्ष में संयुगानुपात क्या होगा, m/n। पक्ष वाले इवेंट्स ऊपर, पक्ष वाली घटनाएं ऊपर और विपक्ष वाली घटनाएं नीचे, दिस इज ऑड्स संयुगानुपात। और मैं कह रहा हूं ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन अगेंस्ट ये लो बच्चे, विपक्ष में संयुगानुपात, विपक्ष में संयुगानुपात, ठीक है। तो विपक्ष में संयुगानुपात लिखा जाता है n/n, ठीक है। विपक्ष वाली इवेंट्स ऊपर और पक्ष वाली नीचे। अब आप मुझे बताइए कि अगर प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात करता मैं, तो पक्ष में या फेवर में प्रोबेबिलिटी लिखता तो m ऊपर फेवरेबल इवेंट्स पक्ष की घटना, और नीचे क्या लिखते हैं प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी में आपको नीचे लिखना होता है टोटल इवेंट्स, यानी कि मैं लिखूंगा m+n। यस और नो? ऐसे अगर विपक्ष में बात करते तो n/m+n। अब आपका क्वेश्चन शायद खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि आपको ऑड्स इन अगेंस्ट दे रखा है मेरे बच्चे, n/m आपको दे रखा है 3/5। यस और नो? अरे है ना। ऑड्स आपको दे रखे हैं n/m, विपक्ष में दे रखा है संयुगानुपात अगेंस्ट में दे रखा है, यानी कि n/m आपको गिवन है। यू कैन राइट एज n = 3, m = 5। यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी इन फेवर ऑफ इवेंट। पक्ष में आपको घटना के पक्ष में प्रायिकता निकालनी है, तो आप पक्ष की घटना ऊपर रखेंगे यानी कि 5 और नीचे रखेंगे 3 + 5, यानी कि प्रोबेबिलिटी विल बी 5/8। ये लो जी। अगर विपक्ष की पूछी होती प्रोबेबिलिटी या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती तो 3 ऊपर और 3 + 5 नीचे। यस और नो? यस और नो बेटे? ठीक है। तो
तो ये है आपकी कहानी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये जो है आप कोशिश करें, वापस वही बात रिपीट कर रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स लोगों तक पहुंचाएं वीडियो को। जितने भी वीडियोस में मेरी तरफ से दे पा रहा हूँ, कोई चार्जेस मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, मैं क्या दुनिया नहीं ले रही यूट्यूब पे, बट सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है। मेरा ये फॉर्मेट है कि मैं जितना दे पाऊँ आपको, भले मैं कम दूँ, लेकिन जो भी डिलीवरी हो आप पढ़ें, सीखें और देखें, तो एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं उससे हेल्प मिले। बस मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा कोई और किसी भी तरह का मोटो नहीं है। और आपने देखा भी होगा वीडियोस में कि मैं कोई ज़्यादा वो सब नहीं कर रहा हूँ, तो आप समझे मतलब इसको। इन शॉर्ट मैं जरूर ये मानूंगा कि आप कह सकता हूँ कि मुझे रिग्रेट भी है, बहुत ज़्यादा फील भी होता है कि मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं दे पा रहा, बट कहीं ना कहीं एक मतलब सेटलमेंट होगा, बहुत अच्छे से होगा और बहुत सही होगा। तो आप अपनी तरफ से बस अपने एफर्ट्स लगाना, क्योंकि एक अच्छा लगता है कि व्यूज़ बहुत सारे आए और सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, तो एक पॉजिटिविटी बस मुझे मिलती है, बाकी और कोई लेना देना नहीं है। तो आप अपनी तरफ से, अगर मैं ये मेहनत करके आपको एफर्ट दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लॉजिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं। मैक्स टू मैक्स जो कनेक्टेड पीपल्स हैं वहाँ पर आपका वीडियो पहुँचे और वो लोग देखें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक जा पाए। तो अभी प्रोबेबिलिटी की बात करिए मैं आपको कोशिश करूँगा, मतलब मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करूँगा आपके 14 नवंबर एग्जाम से पहले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखिएगा प्रोबेबिलिटी के, ताकि आपको कॉन्सेप्ट सही होगा। और मैं कहता हूँ कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को करोगे, 20 क्वेश्चन भी करोगे आप, तो आपको नहीं तो भी 2 या 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप करने लायक आराम से हो जाओगे, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि सर पता नहीं क्या बात कह रहे हैं। वो आप पेपर जब दोगे 14 नवंबर का, तो आपको एहसास होगा कि वो 20 क्वेश्चन भी अगर हम करते तो हम कुछ सीख चुके होते। बस यही मैं चाहता हूँ कि 6 क्वेश्चन, 6 से ऑन एन एवरेज 5-6 क्वेश्चन में कहता हूँ आने में, 10 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं और 4 भी आ सकते हैं, बट हर सेट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलते हैं प्रोबेबिलिटी के। तो आप 6 क्वेश्चन आए तो 4 इन 20 क्वेश्चन से कर सकते हो। ये मैं आपसे कह रहा हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से कह रहा हूँ ये बात फिर से, कि आप 20 क्वेश्चन भी अगर करते हैं प्रोबेबिलिटी के समझ के, तो आपको जो है जरूर पेपर में हेल्प मिलने वाली। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।